हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विदिक जागरूकता। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नए तरीके का सेशन लेके आए हैं और ये चाहे चैनल का हमारा पहला सेशन इस तरीके से एक इनोवेटिव सेशन भी आप कह सकते हैं। आज हम ये सेशन होने वाला, ये ड्यू सेशन है। अभी तक आप इस चैनल में केवल मुझे देखते थे। आज हम एक फेमस पर्सनालिटी को, जो जुडिशरी वर्ल्ड चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम देवाशीष पांडे सर है, अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर है, मेरे कलीग है अनअकैडमी में, आज उनको भी लेके आए हैं, जहां पे हम दोनों आज आपसे एक रूबरू होंगे। लास्ट 75 डे की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो आज हम लास्ट 75 डे की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि लास्ट 75 डे की एमपीएडीपीओ की स्ट्रेटेजी क्या होगी। 1-to-1 क्वेश्चंस होंगे, आपके सारे के सारे सवालों को यहां पे हमने कोशिश की है इस वीडियो में डालेंगे। इसके साथ साथ अगर इस प्रकार की वीडियोस अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रकार के ड्यूल सेशंस और लेके आएंगे और जिस टॉपिक पे बोलोगे उस टॉपिक के एक्सपर्ट्स के साथ लेके आएंगे। बस आपको क्या करना है, सेशन को बस आपको प्यार देना है, फॉलो करिएगा। आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, इस कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे हमें भी बहुत चीजें बहुत अच्छा लगेगा आगे आप लोगों के लिए इस प्रकार के सेशंस लाने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी के जो एजुकेटर है, अनअकैडमी में आप बैच भी ले सकते हैं। और आप देख पा रहे हो इंडिया के जो मोस्ट जो अच्छे अच्छे एजुकेटर है, सारे के सारे आपको अनअकैडमी पढ़ा रहे हैं। और बैचेस वगैरह भी आप राजस्थान जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आया है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैचेस आते हैं समय समय पर, इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पंजाब का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप अगर देखें कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच भी चल रहा है, और बहुत सारी विशेषताएं आपके प्लस की और आइकॉनिक भी, वो भी ले सकते हैं। और अभी जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर को देख लीजिएगा। ये ऑफर 26 से 30 तारीख है। कोड यूज करते हैं शाबाश 10, आपको अभी 20% तो डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपको 10% क्रेडिट कॉइंस को कैश करके मिल सकता है। तो 30% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, बहुत हैवी डिस्काउंट है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड जरूर यूज करिएगा शाबाश 10, और आगे की वीडियो को पूरा देखें जो मेरे और देवाशीष सर के से है, जिसमें हम एडीपीओ की। हेलो एवरीवन, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विदिक जागरूकता। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आए इस चैनल का। इनोवेटिव भी है और बहुत नया भी है। आज हम एक ड्यूअल सेशन करने वाले हैं देवाशीष सर के साथ। देवाशीष सर को वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, वैसे भी आप इनको क्लासेस यूट्यूब में लेते रहते हैं। जुडिशरी वर्ल्ड चैनल में ये आपको अपनी क्लासेस देते हुए मिलते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी के ये प्लस एजुकेटर है, जहां बहुत सारे बच्चों को ये गाइड कर रहे हैं। और आज का ये जो मेन हमारा वीडियो होने वाला है, जो सेशन होने वाला है, ये जो एडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, जो लास्ट अभी इसके लेके लगभग 75 दिन बचे हुए, 75 डेज। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा क्या तैयारी को लेके क्या रोल होना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं और हमारे साथ देवाशीष सर इस वीडियो में क्या करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे। तो कैसे है देवाशीष सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ शाबाश सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन। और बिल्कुल सही आपने कहा, एमपी एडीपीयू का एग्जाम जो है वो अब सिर्फ 75 ऑलमोस्ट डेज बचा हुआ है, बहुत टाइम बाद पेपर आया है। तो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इस सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम स्टूडेंट्स की जिस तरीके से एक परफेक्ट रोड मैप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि जिससे उनको बेनिफिट हो और उनका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसी वाले अटेम्प्ट में निकल जाए। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार लर्नर्स की कन्वीनियंस के लिए अगर अपन कोर्स डिस्कस कर लें तो बेस्ट रहेगा। सो अगर आप एक बार ब्रॉडली स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपके बैचेस भी चलते हैं, एमपी एडीपीओ पढ़ाते रहते हैं, आप एक बार अपन कोर्स डिस्कस कर लेते हैं सर, फिर हाँ सर, ये वैकेंसी भी काफी समय के बाद आई है और बोल सकते हैं वो किस्मत वाले होंगे जिनको एडीपीओ देने को मिलता है। मतलब ये वैकेंसी भी 6-7 साल की ड्यूरेशन में आती है लगभग। चलिए, बहुत कम वैकेंसी आई थी, 92 वैकेंसी आई थी, लेकिन अब 250 प्लस वैकेंसीज हो चुकी है। सिलेबस भी चेंज हुआ, 2-2, 3-3 बार चेंज हुआ। सबसे पहले तो जो पिछला सिलेबस था उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, अभी के डिस्कशन करते हैं। तो अभी इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया इसको आपके। सबसे पहले तो लॉ का पार्ट और जीके का पार्ट, 2 अलग अलग। पहली बार जीके इंट्रोड्यूस की गई है। सब्जेक्ट्स पिछली बार भी 32 थे, इस बार भी 32 है। पिछली बार का सिलेबस अलग था, लेकिन इस बार का सिलेबस अलग है। पहली बार 29 थे, फिर 28 हुए, अब 32 हो गए। रिसेंटली अभी इन्होंने कुछ समय पहले 28 सब्जेक्ट्स में से 6 डिलीट किए, तो 22 बचे थे सब्जेक्ट, और इन्होंने 10 नए ऐड कर दिए। तो ये बार बार चल रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इसको लेके। तो बच्चों को इनकन्वीनियंस बहुत ज्यादा हुई है इस चीजों को लेके।
और साथ साथ इन्होंने जो सिलेबस है अभी अभी जो हाल ही में हम सिलेबस देख सकते हैं। और मेन एक चीज इन्होंने एक और चीज की थी कि पहले एग्जाम होना था आपका ऑनलाइन वे में, अब ये ऑफलाइन वे पे करा रहे हैं। जनरली एमपी में जो एग्जाम होते हैं वो उल्टा सारे कर दिया सर। हाँ, तो ये तो उल्टा ऑफलाइन जा से रहा है, ऑनलाइन मतलब जाना उल्टे पैर चाहिए। भाग रहे हाँ। हैं। तो अब जो चलिए सिलेबस है उसमें से ठीक। 4 मेजर लॉ है, मैं उसको कैटेगराइज कर देता हाँ। हूँ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 राइट। मेजर लॉ है आपके। और दूसरा है 28 आपके माइनर और आपके लोकल लॉज होते हैं। ये आपके इसके इन सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 300 का माइनस मार्किंग है आपकी 0.33, मतलब 3 नंबर एक क्वेश्चन पे है और माइनस आपका 1 मार्किंग जाएगा। साथ साथ जीके भी इस बार इंक्लूड की गई है, पहली बार एमपीएडीपीओ में। तो 50 क्वेश्चन आने 150 वाले मार्क्स। हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर जी। का। तो 150 ठीक। नंबर की आपकी जीके रहेगी। इसमें मेनली जो पोर्शन होने वाला है 5 यूनिट में आ रहा है, मेनली पोर्शन होगा एमपी का, जिसमें लगभग लगभग बोला जा रहा है 35 नंबर की एमपी जीके आएगी, 10 नंबर की आपकी इंडिया की जीके आएगी और 5 नंबर वर्ल्ड। अब इसी में से वो कैटेगराइज करेंगे कहाँ, एमपी का भी करंट पूछेंगे, बहुत सारी चीजें। 5 यूनिट है, मेनली हिस्ट्री एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी जिसमें पंचायती राज सिस्टम वगैरह आ जाएगा, एक करंट अफेयर्स होगा जिसमें आपका ओवरऑल एमपी, इंडिया और वर्ल्ड का भी पूछा जाएगा, और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके यूनिट दी गई है। तो ये उन्होंने पूरा ओवरऑल सिलेबस है। 450 का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम है, 150 मतलब क्वेश्चन आएंगे 3 घंटे में, 450 नंबर का है, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है। तो जो लर्नर्स, मतलब ये सर इसलिए जरूरी था जो पहली बार भी देख रहे हैं या जिनको एक क्लैरिटी मिलना चाहिए कि अपना 450 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का लॉ आ रहा है, 150 नंबर का जीके आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, 32 लॉ सब्जेक्ट्स है, और इस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो सर शुरू करें अगर अपन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ये मानना है सर कि प्रीलिम्स को जब अपन टारगेट करते हैं तो बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं सर। जैसे पहला क्वेश्चन होता है आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, जिससे आपसे डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछे जा रहे हैं कि डिमेनर ऑफ विटनेस कहाँ पे आ जाएगा, आपका ट्रायल में डिस्चार्ज कहाँ दिया हुआ, इस तरह के डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट क्या है, तो ये होते हैं इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। सर दूसरे होते हैं हमारे जो होते हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। कंसेप्ट बेस्ड का मतलब होता है जो बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। मानिए आपने एक्शनेबल क्लेम पढ़ लिया टीपीए में, लेकिन उससे रिलेटेड कि अरियर्स ऑफ रेंट कैसे एक्शनेबल क्लेम बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये होते हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। और तीसरा सर मेन जो आता है आपका, वो होता है केस लॉज बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर पहला इंडेक्स बेस्ड हो गया, जिसमें ऑब्वियसली इंडेक्स बेस्ड भी हम बोल रहे हैं और बेयर एक्ट बेस्ड भी बोल रहे हैं, और दूसरा हो गया आपका कंसेप्ट बेस्ड, और तीसरे हो गए केस लॉ बेस्ड। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं सर कि जब हम एमपी एडीपीओ का पेपर देखते हैं तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट बेस्ड आता है, यानी कि सिर्फ बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की भी जरूरत है? क्योंकि कुछ जब एग्जाम्स हम देखते हैं एमपी, चाहे एमपी सीजे हो चाहे राजस्थान का जुडिशरी का एग्जाम हो, वो लोग कैटेगोरिकली बेयर एक्ट बेस्ड ही पेपर देते हैं। तो अगर हम ये नेचर समझ जाएं कि हमें सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ना है या कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, और इंडेक्स और केस लॉज, ये 4 फैक्टर्स में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी एडीपीओ के, तो शायद बच्चों को थोड़ा सा मदद मिले। मेनली क्या है कि एमपीसीजे का भी अभी सिलेबस चेंज हुआ है, अपन देख पा रहे होंगे, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, एमपीसीजे का जो पैटर्न चेंज किया है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, पहले डायरेक्ट बेस्ड ज्यादा थे, इंडेक्स बेस्ड। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि हमारे यहाँ 2 संस्था एग्जाम कराती है एमपी में। जो आपका एमपीसीजे का एग्जाम है, ये हमारा एग्जाम करा रहा है हाईकोर्ट, और ये जो एडीपीओ का, ये एमपी पीएससी एग्जाम करा रही है। पीएससी जो मैंने अनुभव देखा है एमपीपीएससी के एग्जाम 2008, 9, 10 का आपका एडीपीओ हुआ है, 2015 का एग्जाम जो 16 में हुआ था वो हुआ है, उसके बाद अभी हो रहा है। तो देखा गया है कि यहाँ पे 4 प्रकार के मैं क्वेश्चन बोल सकता हूँ, आप 3 बोल रहे थे, मैं चौथा एक ऐड कर दूंगा। डेफिनेटली इंडेक्स भी आपका आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है, आपका केस लॉ भी पूछ रहा है, और चौथी चीज चैप्टर्स वगैरह के नाम पूछ लेता है यहाँ पे, तो कि भैया कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और कौन सा चैप्टर है, और इसके साथ साथ अमेंडमेंट भी पूछ रहा है। तो ये चौथी कैटेगरी, अपन चैप्टर और अमेंडमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ये भी एमपी में पूछा जाता है। मतलब भले ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इवन जो शेड्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े शेड्यूल्स है, जैसे वाइल्ड लाइफ वगैरह एक्ट है आपका एनडीपीएस, तो एक आध क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो शेड्यूल वगैरह भी पढ़ने की आपको जरूरत आपको पड़ सकती है।
तो राइट। थोड़ा सा तो मतलब ये 4 डोमेन पे हमें वर्क करना है ब्रॉडली। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस और बेयर एक्ट पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो तो पढ़ने ही हैं अपने को। उसके बाद अपने को कंसेप्ट भी समझना है और अपने को केस लॉज भी करने हैं, और अमेंडमेंट्स एंड चैप्टर नंबर्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एडीपीओ। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते सर सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ के गए थे और फिर दिक्कत आई। नहीं तो नहीं, अब तो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना ये पारंपरिक पुरानी चीजें हो गई कि केवल बैरक पढ़ के चले जाए या केवल अपन है। एमसीक्यू लगा के चल जाए। आज की डेट में अगर जिसको एग्जाम निकालना है सीरियसली, उसको सब कुछ पढ़ना राइट। पड़ेगा। पहले तो ये होता था इतना सर इंपॉर्टेंट कट सेक्शन ऑफ पढ़ के बढ़ता जा चले रहा है जाओ। हमारे देखते ही देखते सर, 2-3 साल में इतना कट ऑफ बढ़ गया, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अभी तो बहुत ही कट थ्रोट हो गया है। आपको सिर्फ नहीं टॉप सर, करना है अगर डेफिनेटली क्या आपको होता था सेलेक्ट ना, होना है। आप भी देख रहे जी होगे, मैं भी देख रहा हूँ, पहले तैयारी बच्चा एलएलबी पास आउट होने के बाद करता था। तो मतलब जी वो जी। अगर आप 5 साल का लॉ कर रहा है या 3 साल का, जब वो पास आउट होता तो फिर सोचता था कि अब तैयारी करनी है, उसका तब मन बनता था। लेकिन आजकल राइट बच्चा राइट। 10th क्लास पास करके क्लैट में एडमिशन ले रहा है, तो 2 साल यहाँ पढ़ रहा है, फिर 1 साल क्लैट में ड्रॉप ले रहा है, फिर वो अपना जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो कॉलेज में अच्छे एजुकेटेड तो मिल ही रहे हैं, और लगातार वहां से अपनी हम्म, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल फ्री सर। एजुकेशन भी मिल रही है। और बहुत सारी, तो वहां पे भी बच्चा क्या कर रहा है, अपना लगातार क्लासेस वगैरह ले रहा है और एक से एक सर एजुकेटर हम मिल लोग रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मेरी कभी सीबीसी वगैरह की क्लास में कह रहे सर फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। मैं कह नहीं, रहा हूँ डेफिनेटली अपन तो सर, जब मैं भी फर्स्ट सेकेंड ईयर क्लासेस में तो लेता हूँ। सोचते ही नहीं थे सर। मैं भी जी। क्लासेस लेता हूँ, तो कोई कुछ तो ऐसे स्टूडेंट आए मेरे पास कि जो कह रहे थे सर अब अगले साल एडमिशन लेना है, लेकिन अभी से स्टार्ट करते हैं। तो बोले क्योंकि अरे सर पहले अटेम्प्ट में बनना है, तो धीरे धीरे चीजें आ रही है, तो कंपटीशन डेफिनेटली राइट इसकी राइट। वजह से कट ऑफ आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है। ठीक है सर, तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया सर किस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चंस होता है। अब बात आती है सर कि क्या रिसोर्सेज हैं। तो एक तो बेयर एक्ट तो अपनी बाइबल होती ही है सर। ठीक है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के टाइम में जितने ज्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करें उतना बेहतर होता है। लेकिन सर मैं एक पॉइंट यहाँ पे एमसीक्यू में ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वांटिटी तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में क्वालिटी। या बेसिकली कहें कि अगर आपने कोई भी एक एमसीक्यू एक बार लगाया तो वो आपको आगे तक के लिए याद रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चांस हम नहीं ले सकते। तो मैं स्टूडेंट्स को सर ये सजेस्ट करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी करता हूँ कि एमसीक्यू लगाने का सर एक तरीका होता है। आजकल बहुत खराब तरीके से चल रहा है, जितनी भी बुक्स आ रही हैं उनमें या तो क्वेश्चन के नीचे ही आंसर दिया हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और दूसरी सारे लाइन से हैं टॉपिक्स, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं सर ये सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, पहली चीज तो ये कि आप आंसर्स देख के कभी भी एमसीक्यू नहीं लगाएं। आप अगर 200 एमसीक्यू लगा रहे हो तो आप एक साथ एक पेपर पे 1 से 200 लिख लो और उनको 200 एमसीक्यू लगा लो। उसके बाद फिर पीछे जाके चेक करो और चेक करके आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरियाज में आपने गलती करी है, और उन एरियाज को वापस जाके पढ़ो। एंड दिस शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द एमसीक्यूज फॉर दिस एडीपीओ एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव भी है। अगर निगेटिव नहीं होता सर तो वो वाला थोड़ा चल जाता है कि याद रहता है, मेमोरी में काम हो जाता है। यहाँ पे बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। तो सर क्या कहते हैं एमसीक्यू और बेयर एक्ट के बारे में, आप कुछ ऐड नहीं करना सर, चाहें? डेफिनेटली सर, कि किसी भी एग्जाम को, प्रीलिम्स एग्जाम को निकालने की बात अगर करें, तो हम्म, बेयरक तो मस्ट है ही वो हर एग्जाम के लिए। लेकिन अगर प्रीलिम्स की हम्म, बात करते हैं तो एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से लगाने पड़ेंगे। और हम्म। ये तो जो आपका एग्जाम है केवल 2 स्टेजेस का है, सर ये तो एमपीसीजे इतना नहीं है लगा आपको। लेना, एमपीसीजे और राजस्थान की अगर लगा लिया जाए नहीं पास्ट सर, ईयर डेफिनेटली पेपर्स। हेल्प करेगा। जो आपके लॉज आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लॉ है आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन तो मिल ही रहा है। बहुत सारे जैसे अपन एनडीपीएस एक्ट चले जाते हैं या जेजे चले जाते हैं, ये बहुत सारी राजस्थान में मिल रहा है, सिविल जज में मिलते हैं। जो एक्ट कॉमन मिल रहा है, तो अपन डेफिनेटली एमपीएचजीएस में जैसे आपके कुछ एक्ट मिल रहे हैं, एससी एसटी एक्ट वगैरह, और तो ये भी अपन लगा सकते हैं। एक्साइज एक्ट आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाता है, छत्तीसगढ़ सिविल जज में, तो जहां से जो मिल रहा है वो लगाइए। एक चीज और ऐड करूंगा सर, कि क्या होता है ना हाँ कि एग्जाम हमेशा तो आते नहीं है, एमपी एडीपीओ वगैरह। राइट तो जो राइट। मैंने एक चीज फील करी है, क्या होता है जैसे इनकी वैकेंसी आती है, तो जो बुक सेलर होते हैं उनको बुक बेचनी है, तो बहुत जल्दी जल्दी में एमसीक्यू निकाल रहे हैं। तो एमसीक्यू हाँ का एक तो आप एमसीक्यू लगाइए, डेफिनेटली वो जरूरी है, लेकिन एमसीक्यू जब सर ने जो बोला है कि आप अपने में नंबरिंग करिए, 1 2 3 करके लिखिए, लगाइए। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट हो, तो उसको चेक भी कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बिल्कुल। सारे क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी गलती की वजह से हम भुगते हैं। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और मतलब अगर एमसीक्यू की बुक आपको, आप क्वेश्चंस के लिए ले रहे हो, आंसर्स आपने खुद ढूंढने हैं। हाँ, इट खुद इज ढूंढिए। जस्ट अगर अ आपको, रिसोर्स टू गिव यू हाँ, क्वेश्चंस। अगर उनका और आपका आंसर मैच कर रहा है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यही होना चाहिए, तो ठीक है। अगर किसी में भी 1% का डाउट हो, तुरंत बेरेक को उठाइए, और बेरेक जो बोलेगा वो सही होगा। ना मेरा बोला सही है, ना वो जो कोई वो
आंसर बोल रहा है, जो डायरेक्ट बोल रहा है वो चीज आपको सही है, बस वो चीज ध्यान और लॉ लॉ है, हाँ, सामने जो लिखा है वही सही है, बस उसमें वही कोई सही है। दो तरह की बात नहीं हो सकती। सर एक चीज और थी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपन ने बात किया ना 5-4 तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं, तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टूडेंट्स मेजर लॉस के तो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर लें, लेकिन माइनर एक्ट में अगर वो बेयर एक्ट बेसिस पे भी करें तो काम चल सकता है, मतलब नहीं क्योंकि डेफिनेटली सर सर। प्रॉब्लम ये आएगा ना कि जैसे एनडीपीएस एक्ट या वाइल्ड लाइफ है, तो अब उस पर अगर वो कमेंट्री ढूंढने जाएंगे तो वो अनाप्शन आप कमेंट्री मिल जाएगा और नहीं वो नहीं हो भी नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, देखिए तो जो मेजर हाँ, लॉज है, 4 लॉज में तो आपको बुक्स भी रेफर करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत केसेस भी रेफर करने पड़ेंगे, और अलग से कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन माइनर एक्ट में ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस बेरेक्ट पे देना है, तो मैं ये कह सकता हूँ 90% जो आएगा एग्जाम वो बेरेक्ट से आएगा। हाँ हो करेक्ट। सकता है एक आध केस वगैरह जो कोई लीडिंग केस है वो पूछ लिया जाए, तो इसके लिए हम कोई किताब नहीं पढ़ सकते, किताबों में हजारों केसेस है, तो कमेंट्री और सर पढ़ना वो कोई अवॉइड भी करेंगे। आइडियली नहीं कर पाएगा, मतलब एक प्रैक्टिकल बात ये होगी कि 32 कोई भी सब्जेक्ट सर उसको। बहुत होते हैं, 32 हम्म, इतना याद रखना, बस ये होना एक प्रॉपर, हम्म, हमें तरीका पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम को डील कैसे करना है, कि भैया हमें क्या राइट। पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ये मेन जरूरी है, क्योंकि देखिए बेरेक सबको ही पढ़ रहे हैं। अब बेरेक खुद के पढ़ने से और टीचर के पढ़ाने में यही अंतर होता है कि अपन खुद पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि किस चीज को कैसे डील करना है, और जब वो टीचर पढ़ाता है तो हम उस पर अपना फोकस बहुत अच्छे से डाल पाते हैं, तो यही हम लोग का राइट। काम रहता है, और सर देवशीष मुझे सर लगता है कि ये हमारा। ज्यादा एक्ट होने से अगर जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनका फायदा भी है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ एक्ट छोड़ के जा रहे होंगे या उनको लग रहा होगा ये पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर सीरियस स्टूडेंट सही से यूज करते हैं और इसको मास्टर कर लेते हैं तो उनका एक एज होगा डेफिनेटली। नहीं डेफिनेटली सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और दूसरी बात, जो माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट रखा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये गलत रख दिया, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ पढ़ने वालों के लिए तो माइनस मार्किंग होनी चाहिए। इसकी बेस्ट है वजह से सर। वो व्यक्ति नहीं आ हम्म, पाता है जो ये तुक्के मार मार के बोलते हैं ना, तुक्के वाला कॉन्सेप्ट हम्म, अपने यहाँ चलता है कि हाँ, दिए हो और हाँ, आज आपका दिल है तो 4-6 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा, ऐसे लोग तो बाहर सही ही हो हो गए, जाते सही। हैं। तो ये बहुत हम्म, सही है बिल्कुल सही। पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए, और जिनको नहीं हाँ, पढ़ना फिर उनके लिए अपन कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो सर मतलब निगेटिव मार्किंग के लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सही से लगाना इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा, जब भी आप लोग स्टूडेंट्स एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो जो भी आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, आपने जहां पे भी जिस भी सब्जेक्ट के अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वहां पे जितने भी एमसीक्यू आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप वन लाइनर फॉर्मेट में लिखते चले जाएं, या जो भी आपके गलत हो रहे हैं उनको आप लिखते चले जाएं, और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करें, तो वो आपके 100% अच्छे से रट जाएंगे आपके दिमाग नहीं में। क्योंकि बिल्कुल। सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आपको इसमें प्रॉब्लम सर पता क्या होती है, जैसे अपन लगाने चले एमसीक्यू, तो पहली बार अपन ने गलत लगा दिया, उसके बाद अपन ने आंसर देख लिया, लेकिन जब एग्जाम आया तो वापस से वही दिमाग में आया जो अपन ने पहली बार लगाया था, और वापस से हमने उसको गलत लगा दिया, इसकी यहाँ वजह सर, से अपन को यहाँ सर पे इसको लिखना जरूरी है। मेनली जी। दिक्कत यहाँ पे होती है कॉन्सेप्ट की, अगर कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, कभी कभार हम चीजों को याद करने के लिए पढ़ते हैं, चीजें समझ में नहीं आई और जी, हम रट रहे हैं, तो फिर वो ये इस जी, प्रकार की जी, दिक्कतें आती है। तो देखिए हमेशा हर चीज को, मैं तो देखिए हमेशा एक चीज बोलता हूँ सर अपने स्टूडेंट से, दो चीजें हम्म, हैं एग्जाम के हाँ, साथ, हाँ, या तो आप विद्वान हाँ, बन जाइए, एग्जाम निकाल लीजिए, दोनों चीजों साथ नहीं हो सकती। हाँ, विद्वान सही आपको बात। बनना है तो बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत हाँ, सारी किताबें पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन विद्वान बन जाओगे, तो आपको इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि आपको एग्जाम निकालना है या विद्वान बनना है, क्योंकि दोनों चीज, आप राइट। विद्वान बनने के लिए पूरी उम्र बनी है, बची है, पहले एग्जाम हाँ, निकाल लीजिए, हाँ, तो बेहतर आपके लिए हाँ, सब कुछ। पीएचडी कर लीजिए, अपना रिसर्च स्कॉलर बन जाइए, हाँ, अपना नॉर्मली लेजिस्लेटिव पहले एग्जाम पॉलिटीज। निकालने के लिए आपको बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है और बहुत अच्छे से जी, पढ़ना है, क्योंकि जी। विद्वान व किताबें आप 10-10 रख के पढ़ोगे तो वो चीजें नहीं हो पाती है, सर अगर लिमिटेड अपन किताबों। 2 एमसीक्यू की बुक्स टारगेट करें तो सफिशिएंट रहेगा नहीं मेरे हिसाब से, डेफिनेटली दो दो है ना? किताबें आपकी। दो हाँ सर। बुक्स अगर अपन ने अच्छे से करी, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, वो लोग हर बार ना अलग अलग एमसीक्यू की बुक के लिए परेशान होते हैं, सर ये एग्जाम आया तो दूसरी। मैं कहता हूँ कोई भी एमसीक्यू की बुक बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सबने लॉ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप दो बुक लगाइए, लेकिन ये बात को मान के चलिए कि इस दो बुक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरा गलत नहीं होता, आपने 10 बुक नहीं लगाना, है ना मैं सर? भी सर तो यही बोलता इसको हूँ कर कि लिया जाएगा। जी, दो बुक्स में भी एक ऐसी बुक रखिए जिस स्टेट से हो आप, एक उस स्टेट से प्रेफर वाली बुक रखिए, और एक ऐसी रखिए कि जी, ऑल इंडिया में पूछी जाती है। और दूसरा क्या, मैं भी और देवाशीष सर दोनों अन अकेडमी में क्या कराते हैं, मॉक कराते हैं हम लोग, और जी, डेफिनेटली फ्री रहते हैं हमारे मॉक, तो आप लोग वो भी अटेंड करिए, मेरे भी मॉक देवाशीष सर के। डेफिनेटली अगर आप जी। मान के चलिए 2-3 महीने मॉक अगर अटेंड कर लोगे एडीपीओ या किसी भी एग्जाम के, तो वो आपको बहुत हेल्प हम्म, करेगा, तो यहाँ भी आप बहुत लोगों है। के लिए है। तो और क्लासेस वगैरह तो हम लोग अभी मैं एक यूट्यूब और अन सीपीसी की भी अकेडमी में भी, सीरीज चला रहा हूँ सर, वैसे तो यूट्यूब पे मैंने सर स्टूडेंट्स देखी को थी अगर आपकी, समय में। 6 आपके जी, पूरा 6 आपका पूरा, वो बहुत जी, जी, शानदार टेस्ट सीरीज है आपकी। तो अभी आपने जी, जी। सेक्शन कराया था, फिर 1 से लेके 10 आपका शेड्यूल, ऑर्डर। फिर 11 से हाँ, लेके, जी, तो जी, भैया ऐसे चल जितनी रहा था, मेरी चलिए।
वर्ल्ड हाँ करके सर का चैनल है, उसको भी देखिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए, हाँ तो सर, हेल्प भी आपके भी मिलेगी। सर, आपका भी मैं देखता रहता हूँ, क्लासेस सारी ही मतलब बढ़िया है। अपन बहुत सारी चीजें ना स्टूडेंट्स को फ्री भी यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये बहुत एक नोबल कॉज है, जो हम लोग जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। हाँ सो सर, दैट अपनी भी इज कुछ क्षमताएं ग्रेट। हैं, कुछ अपनी भी सीमाएं हैं, कुछ क्षमताएं हैं, हाँ उसको सर, रहते वो हुए थोड़ा सा कोशिश स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए हाँ, कुछ कि हमारी भी थोड़ी क्षमताएं हैं, चीजें कुछ। थोड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर। सर जीके के लिए बात कर ली जाए। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी ये सर। 5 पे अपना जीके का पेपर बेस्ड है। 50 नंबर का आने वाला है। आपने बहुत सही बात बोली थी कि एमपी जीके से, एमपी जीके कह लें, हाँ, उससे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 35 इसका क्वेश्चन सर कहने का कैटेगराइज मतलब है। किया है उन्होंने, जी 35 क्वेश्चन जी। आएंगे, कैटेगराइज किया है लगभग। हाँ 105 नंबर आपका, मतलब 150 में से 105 नंबर एमपीजी के आएगा। और क्योंकि 35 क्वेश्चन है, इंटू 3 कर दीजिए, 105 आपका ये है 150 हम्म, क्वेश्चन में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली, क्योंकि अब देखिए स्टेट का एग्जाम है, एमपी का एग्जाम है, तो एमपी के बच्चों को जी। प्रेफरेंस के लिए उन्होंने ये चीजें डाली हुई है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो इन चीजों को अपन को हम्म। देखना है। ठीक है, तो सर इसमें कुछ रिसोर्सेज अपन डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो सर अपने को 10 महीने के भी अगर करते हैं, और नेशनल भी और एमपी स्पेसिफिक भी, जी एमपी जी सर। स्पेसिफिक ज्यादा रखने हैं अपने को। और सर हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए कुछ रिसोर्सेज जो एमपी में ज्यादा चलते हैं, क्या देखिए क्या सर, सजेस्ट कर सकते हैं मेरी सर? क्लासेस वगैरह भी चल रही है इसकी, जो एजुकेटर वहां पढ़ा रहे हम्म, हैं पीएससी से रिलेटेड है, तो मैंने उनसे जो चीजें समझी है, जीके के अपन तो टीचर नहीं है, लेकिन जो चीजें हाँ समझी, और मैं भी वही एमसीक्यू प्रॉब्लम। कराता हूँ, जी। मैं भी एमसीक्यू करा लेता हम्म हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, तो जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, एक जी बोला जाता है गैसिंग पावर मेरी थोड़ी ठीक ठाक है, तो क्वेश्चन ऐसे जी जी। कराए थे अभी। एमपीसीजी में मैंने शायद 1 महीने या 1.5 महीने एमसीक्यू कराए थे, और 20 एमसीक्यू जो जीके के कराए थे, उसमें से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए थे। तो बच्चे उसमें से अरे खुश वाह। थे कि, तो ठीक। मैंने वही कहा था कि एडीपीओ का भी अपन कुछ ना कुछ करेंगे। तो सर अब जो भी है, मेरा जो समझ में आया है टीचर से पूछने के बाद, तो मेनली आपका जो पोर्शन होने वाला है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इस पे आप हम्म। मेनली एमपी का पूछा जाएगा, तो आपको एमपी का कोई ना कोई आपको इसमें बुक लेना पड़ेगा। बहुत सारी बुक हम्म। अवेलेबल है, आप कोई भी एमपी बेस्ड एक ले लीजिएगा। 2 प्रकार की किताबें पतली आती वाली है। सर की मोटी वाली ये सर, ये पतली वाली नहीं चलेगी, आप मोटी वाली चलेगी, पीएससी है? लेवल की है। क्योंकि देखिए जो सिविल जज में हाँ हम पढ़ते हैं वो पतली वाली ले लेते हैं, वन लाइनर फैक्ट जी टाइप जी, के रहते हैं, काम चल जाता है। हो जाता है यहाँ थोड़ा सर। पीएससी एग्जाम ले रहा है, डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, हाँ तो तैयार रहिए हाँ। उसके लिए, कि जो पीएससी का एग्जाम अगर नहीं देखा है, तो पीएससी का पेपर निकाल के एक बार देख लीजिएगा कैसी जीके पूछी जाती है। सेम वैसे ही करंट हम्म अफेयर कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी वहीं से आपको समझ में आ जाएगी कैसी करनी है। तो 2 किताब तो आपकी हम्म साथ में आ जाएंगी, ज्योग्राफी, और आपका हम्म ज्योग्राफी एक ही में मिल जाएगा, हिस्ट्री भी मिल जाएगा, पॉलिटी भी बहुत हद तक उसी में मिल जाएगा। करंट अफेयर में हम्म लगभग 1 साल का आपको करंट अफेयर करना है, मतलब अगले, आप मान हम्म लीजिएगा अगले सितंबर से आप एक करंट अफेयर कर लीजिएगा। और बाकी हम्म। इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा सा आपको अलग से देखना पड़ेगा। और एक आपके गाइड अच्छा होना चाहिए, जब भी आप कर पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा डीपली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले चाहते हैं। करेगा, मैं बताता हूँ, लॉ से ज्यादा। लॉ भले ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम्म। मेन सिलेक्शन आपको जीके दिलाएगा, क्योंकि लॉ स्टूडेंट का जीके थोड़ा सा हाँ कम होता है। हाँ, नहीं, और लॉ में सर देखिए, अगर बहुत कठिन आता है तब भी सारे स्टूडेंट्स लगभग सेम पोजीशन पे होंगे, और सरल होगा तो भी आप बहुत ज्यादा एवरेज नहीं ले पाओगे। बिल्कुल। आप बहुत ज्यादा तैयार होगे, कोई थोड़ा सा कम होगा तो 5 क्वेश्चंस का मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जीके में सर आप 15-20 नंबर का डिफरेंस आ सकता है अगर आपने जीके छोड़ी है तो। नहीं, और सर बहुत जरूरी। हिस्ट्री के लिए तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री देखिए, ये हिस्ट्री में ये है कि ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। जब इंडिया की हिस्ट्री की बात की जाती है, एमपी की हिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो एक चीज है। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपका पीछे से चलना चाहिए, पहले मॉडर्न, फिर मेडाइवल, फिर एंशियंट। और इसमें सर चाहे एमपी की हिस्ट्री हो चाहे इंडिया की हिस्ट्री हो, अगर आप इस हिस्ट्री को समझ के करते हो ना, तो कई बार बहुत सारे क्वेश्चन डिडक्टिव लॉजिक से भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल हिस्ट्री में तो मैं खास करके बोलूंगा कि रटने पर मत जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए उसको समझने के लिए। अगर आप समझेंगे, एक पैटर्न समझ गए, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क समझ गए, सबसे पहले भाई ये है, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपन समझते हैं कि पहले यूरोप से आए, पहले फ्रेंच आए, फिर क्या नाम है, ब्रिटिश आए, फिर उनके एंग्लो मैसूर वॉर, मराठा वॉर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो उससे क्या होता है सर, क्योंकि हिस्ट्री आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने उसको एक प्लान्ड वे में समझ लिया, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप डिडक्टिव लॉजिक से कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो आप नैरो डाउन होके आ जाओ। तो मैं सर। हिस्ट्री हर के लिए तो स्पेसिफिकली बोलूंगा सर। जी। डेफिनेटली हर एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटेजी जरूरी होती है, और जब तक आप स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करोगे, और अब समय भी कम हम्म, बचा है, 75 डेज है, तो 75 डेज अगर आपको, मेरा हिसाब से मैं ये बोलूंगा, 75 डेज उन बच्चों के लिए सफिशिएंट है, अगर कोई अभी से भी तैयारी करना चाहे वीडियो को देख के,
तो अगर आपका हम्म, मेजर लॉ कंप्लीट है या मेजर लॉ आपका अच्छा है, क्योंकि मेजर लॉ में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो माइनर जी एक्स और जीके के लिए मेरे हिसाब से 75 डेज आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। और इनकेस अगर आपको सफिशिएंट। कोई भी गाइडेंस चाहिए कैसे क्या तैयारी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी होगा मेरा, आप उसमें मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या चीजें कर सकते हैं। हमारी टीम, हमारी अकेडमी की टीम डेफिनेटली आपको पूरी हेल्प भी करेगी इससे रिलेटेड। और सर हम लोग के भी बैच चलते रहते हैं, प्लस पे भी जी जी मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसका नाम सारथी बैच है, जो 1 साल का ड्यूरेशन का बैच रहता है। तो अगर किसी को बेसिक से तैयारी करनी है हाँ, तो वो वो भी उसको आप भी बैच ज्वाइन कर ज्वाइन कर सकते हैं, सकते हैं। है ना। बिल्कुल, अगर मेरा कोई कोड बच्चा ऐसा देख DPJ10 रहा है, हो, अगर और किसी जो को बच्चा कोई यूज जो करना ऐसा हो देख रहा है जिसको सब्सक्रिप्शन। एडीपीओ की तैयारी नहीं करनी, स्पेसिफिकली लॉ की तैयारी करनी है, तो सर के सारथी बैच को देख सकते हैं। तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और जो भी अगर आपको सर से संपर्क करना है, तो सर का चैनल है जुडिशरी वर्ल्ड, वहां पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। वहां भी सर बहुत सर अच्छे एक लास्ट चीज अपन और डिस्कस कर लेते हैं सर, सेफ स्कोर क्या होगा। स्टूडेंट्स का ये रहता है 450 है अपना नंबर। जनरली देखा जाता है कि किसी भी जुडिशरी एग्जाम में या एपीओ के एग्जाम में आज के टाइम में 75 to 80% जाता है कट ऑफ। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, पिछली बार जीके नहीं थी, पिछली बार के कट ऑफ के आधार पे हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं इस बार का कट ऑफ। वैसे तो इंसान को ट्राई करना चाहिए जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके। फिर भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर एक सेफ स्कोर क्या होगा। तो ये एक क्वेश्चन आप बहुत कमेंट बार कर दीजिए मुझसे, सर, एक मैं कमेंट कर देता हूँ सर। जी जी, ये क्वेश्चन तो मेरे से बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि मेरी एडीपीओ की क्लासेस चल रही है। और लगातार जी क्या हो रहा है कि मैं अब लगभग जब से ये वैकेंसी आई है तो यूट्यूब में इससे रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जी रहा है कि कट ऑफ कितना होगा। तो देखिए, पहली चीज तो है, एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल सही। बहुत सारी चीज इस बार चेंज हुई है। पहली बात तो सिलेबस चेंज हुआ है, माइनस राइट। मार्किंग जोड़ी गई है, जीके आ गई है। तो पिछली कट ऑफ का तो जी इनरेलेवेंट होती है। पिछली, कुछ लोग पूछ रहे हो पिछली कट ऑफ का क्या था, तो पिछली बार पेपर 600 नंबर का हुआ था, 300 क्वेश्चन थे, 32 सब्जेक्ट था, 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, और 588 से अगर हम मार्किंग कर रहे थे अपनी पिछली बार, तो हमारा कट ऑफ किया था 494, 492 या 494 के आसपास कट ऑफ था। लगभग लगभग 80% से ऊपर ही गया था, लेकिन जी 80% के आसपास। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा चीजें चेंज है। अब इस नेगेटिव बार जो मार्किंग। लॉ जी आ रहा है, आपका 300 नंबर का लॉ है। 300 लॉ नंबर के लॉ में आपके 32 सब्जेक्ट है, और माइनस मार्किंग है जो 0.33 है। 3 है, एक अगर मार्क्स है सारी जी। चीजों को देखा जाए तो मेरे हिसाब से, अगर कोई बच्चा 300 में से 250 नंबर अगर मार देता है, मतलब ये वेरी डिफिकल्ट टास्क है, तो वो मतलब इवन मैं बोल सकता हूँ टॉप की कंडीशन में जा सकता है। मतलब इससे जी कम भी मारोगे तो जाओगे। ये मैं ऐसा स्कोर बता रहा हूँ 250, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 250 में आपका कट ऑफ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 250 हम्म, अगर मार दोगे तो आप सेफ जोन पे हो, कि आपको इंटरव्यू में कितना भी नंबर मिले आप सिलेक्शन पा जाओ। और एग्जाम देने का मजा जब ही जी है कि जब जिस दिन एग्जाम दे के लिख लो और उसी दिन बोल दो कि सिलेक्शन हो गया, तब तो मजा हो आएगी। गया। वैसे घुट घुट के या सर मरना तो, पहले ही बता के जा रहे हैं, या सर पहले ही बता के जा रहे हैं कि इस बार होगा सिलेक्शन। नहीं नहीं, तो घुट घुट के तब मरने और से मजा कुछ है नहीं सर। है। रिजल्ट अगर हाँ एक हाँ। साल में आ रहा है, पीएससी का भरोसा नहीं है कि एक साल में रिजल्ट दे, तो एक साल में घुट घुट के मरते हैं कि भैया क्या होगा। दूसरा जीके है, जीके में सही थोड़ा बात सा है। 150 नंबर का जीके, तो मेरे हिसाब से जिसके 100 नंबर के आसपास आते हैं वो मोर देन हो हम्म, जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर 450 में से कोई बच्चा 350 स्कोर कर देता है, तो अगर वो, मतलब एक लक्ष्य मान के चलो 350 प्लस स्कोर करना है, अगर हो गया हम्म। 350 प्लस स्कोर, और अभी पेपर तो देखा नहीं है, नॉर्मल पेपर की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे हिसाब से मोर देन एनफ होगा। बाकी फिर कट ऑफ आपके पेपर के हिसाब से डिसाइड होगी। बाकी सर अपना बताइए, आपको क्या लगता है। ये सर मतलब मोर और लेस मेरा भी जो आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। देखिए 350 जो होगा ना, वो एम्बिशियस टारगेट है, माने वो अगर आप अचीव कर रहे हो तो आपका हो ही जाना चाहिए। 350 का मतलब सर होता है कि लॉ में आपने 80 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, बिल्कुल मतलब 80 के नंबर आ रहे हैं आपके निगेटिव मिला के, तो बिल्कुल। आपका 240 उधर हो जाता है। और अगर 30 आपने सही कर दिए, मतलब आपने 34 36 अटेम्प्ट किए, उसमें से 3 गलत हुए 3 सही हुए, सब मिला के मतलब अगर 30 पे भी आए तो 90, तो वो 350 हो जाता है लगभग ऑलमोस्ट। तो 350 तो सर डन डील है। लेकिन मेरे को लगता है अगर आप समवेयर अमाउंट 320 से ऊपर है, 325 से नहीं, ऊपर है, कट ऑफ तो तो सर भी 300 आपका के फाइट है, आसपास भी, अच्छा फाइट है। कट ऑफ तो 300 के हाँ, आसपास भी जा सकती है, क्योंकि जीके है। तो मैं तो क्या ये बोल रहा था 80 कि, और 30 का टारगेट, 80 और 30 का टारगेट जो है ना सर, हाँ, ये वो रख मुझे लेते हैं। अचीवेबल और बिल्कुल। परफेक्ट लग रहा है सर। 80 लॉ में सही कर सके आप, और 30 आप उसमें कर सके, क्योंकि लॉ में सर करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो कर रहा होगा। चलिए सर, ये आपसे तो एक बात क्वेश्चन पक्की है। पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं, क्या डेट फिर से बढ़ सकती है? मतलब ये एक बड़ा सर ऐसा सवाल हो डेट गया है कि सर देखिए, ये अनसर्टेनिटी तो बहुत सारा स्टूडेंट्स के साथ है, और बहुत गलत बात है। आपने भी शायद अपने एक वीडियो में कहा था, मैंने सुना था, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये मतलब
थोड़ा सा सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं और उनको करना चाहिए। सर अभी ये है कि प्रेशर है उनके ऊपर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 18 दिसंबर को करा दें। 1% भी अगर एक्सटेंड हुआ तो सर मैक्सिमम जनवरी फरवरी तक जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। फरवरी से या लेकिन मैं मार्च कहूंगा से उस ज्यादा पे नहीं आप, जाएगा। वही मैं हाँ आपको फरवरी बिल्कुल मार्च से बता रहा ज्यादा हूँ, नहीं जाएगा। क्योंकि क्या हो लेकिन रहा है सर जो इस समय फरवरी मार्च नहीं सोचना चाहिए बच्चों को मेरे हिसाब से। सर इस समय मैंने 18 बच्चों से दिसंबर बोल के सोचना रखा चाहिए। हुआ है, जी अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि वैसे तो एग्जाम 90% चांसेस है कि 18 दिसंबर को हो जाएगा, लेकिन मन में एक ख्याल रखिए कि इनकेस अगर डेट बढ़ती है तो प्रिपेयर रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर डेट बढ़ेगी तो आपकी पहुंचेगी ये मार्च के पहले पहले एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें 2-3 रीजन है। पहली बार तो अगले साल इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी इलेक्शन में इस प्रकार से जाए, क्योंकि दिक्कत होगी फिर वैकेंसीज हाँ अगर नहीं निकाली। दूसरा, हाँ हाँ पीएससी के ऊपर दबाव बहुत पड़ रहा है। इंदौर में जी लगातार आंदोलन चल रहे हैं जिसमें 10-10 हजार बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, पीएससी के ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि जी लगातार मतलब 2018 से सेम चीजें बनी हुई है कि वैकेंसी आ नहीं रही है। एमपी सिविल जज तो हर साल हो रहा है एमपी, रीजन है क्योंकि जी हाई जी कोर्ट एग्जाम ले रहा है। और पीएससी तो पता नहीं बनाई गई है एग्जाम कराने के लिए, लेकिन वही नहीं करा पा रही, तो पता नहीं बने क्यों है। खैर अब उनका जो भी सही इंटरनल मैटर है, लेकिन गुस्सा आती है सही। कभी ना कभी, क्योंकि अपन भी स्टूडेंट रहे हैं और स्टूडेंट के साथ हाँ इनजस्टिस सर, होती है, तो अब भले बहुत टीचर बन गए फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन सर। दिल में अभी वही स्टूडेंट वाली फीलिंग आती है। लेकिन सर अब अपने पास ऑप्शन नहीं है, लड़ना है, इसी सिस्टम में हाँ, रहना है, लड़ना है, अपना काम इसलिए निकालना है, सर, तो करना हाँ, पड़ेगा लड़ना है, सर। इसलिए तो बोला कि अपन आप मार्च तक के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए। इनकेस अगर अपन को एक बार और डेट बढ़ती है तो बिल्कुल तैयार रहना और एग्जाम निकालना लेकिन है सर। अभी सर, अभी मेरे हिसाब से अभी 18 दिसंबर तक की तैयारी करनी चाहिए। अगर हाँ, कल अभी को तो बढ़ी तो देखा जाएगा। ये तब नवंबर में टूटना अपन नहीं है, सोचेंगे। मतलब तब अपना बैलेंस अभी तो रखना अपने है। पास, अभी तो अपन को ये बट नवंबर में सोचेंगे क्या कैसा, भी तो आप अपना 18 दिसंबर की तैयारी करिए। तैयारी 18 दिसंबर की होनी चाहिए, लेकिन मन में ये होना चाहिए कि अगर डेट एक बार बढ़ती है तो भी हम प्रिपेयर है आगे की। तो भी हम सस्टेन करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू चल, सो मच सर। इस उसके मैं स्टूडेंट से चाहूंगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आप लोग प्लीज इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हम लोग को बताइए। अगर सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं, मेरा भी ऐसा डुअल सेशन आपके साथ पहली बार है, अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम और सेशंस ला सकते हैं। एक डिटेल्ड वो भी कर सकते हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं कि क्या एक रोड मैप होना चाहिए आपका, क्या क्या चीजें, और हम रिसोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं, सेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, आज अगर एमपीडीपीओ के स्टूडेंट्स के बारे में कमेंट्स हैं चर्चा सर। की, और डेफिनेटली जी अपन आगे अगर इस टाइप से अच्छा रिस्पांस देते हैं स्टूडेंट, तो अपन इसी चीज को लेके और सेशंस लेके आएंगे, और यूपी जुडिशरी को लेके, बिहार जुडिशरी को लेके, और बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे, तो डेफिनेटली बच्चों को हेल्प मिलेगी। सर फाइनल टिप्स दीजिए सर, एग्जाम कैसे क्रैक करना है, और पहली बार जो बच्चे दे रहे हैं या दूसरी या तीसरी बार, तो फाइनल आप टिप्स आपके साइड से क्या रहेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। फाइनल टिप मेरी जो मैं अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देता हूँ वो है कि ये जो चाहे जुडिशरी चाहे एपीओ के एग्जाम हो, इनमें स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है कि आप किस माइंडसेट से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर आप इन एग्जाम्स में अपना 200% नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बात सर थोड़ी सी आकर सकती है कुछ लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर रहना चाहिए, एक सोल्जर की तरह, एक वॉरियर की तरह तैयारी करनी चाहिए। आज के टाइम पे आपने अगर 2-4 दिन पढ़ा, फिर 4-5 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर आपने थोड़ा सा लीनियंट कर दिया, तो काम बनेगा नहीं। और उस जोन में रहिए, उस एग्जाम के जोन में रहिए 24 घंटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ की टू क्लियर द एग्जाम। बिल्कुल, सर ने कहा कि सर का कहने का सीधा सीधा मतलब था कि आप अर्जुन हो और आपका निशाना मछली की आंख होना चाहिए। अगर बिल्कुल सही निशाना सर। इधर उधर मछली की आंख को नहीं देखा, और आपके मन में दो चीजें नहीं होनी चाहिए, फॉर बट तो कुछ होना ही नहीं चाहिए कि ये नहीं हुआ ऐसा। एडीपीओ को अगर सोच लिया है तो अब ये है कि एडीपीओ बनना है, मतलब जिस दिन एग्जाम दे के जाओ उस दिन बन जाओ, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे साइड से लास्ट पे ये रहेगी कि पॉजिटिव रहिए एग्जाम की तैयारी करती है, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और इनकेस अगर कोई भी बिल्कुल मन सर। में डाउट आता है कुछ भी, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, मैसेज करिए। फोन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी होगा, वहां पे भी एडीपीओ के रिलेटेड आप चीजें पूछ सकते हो। कोई अगर सवाल हो तो मुझसे पूछिए, देवेशी सर से पूछना चाहते हो मुझे आप बताइए, मैं उनको फॉरवर्ड करूंगा और आपको हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, ऐसी कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट हाँ पढ़ने में बिल्कुल, एक टीचर को बहुत मजा आता है। आप कमेंट कम से जरूर कम करें, हमें अगर आपको इंकरेजमेंट सेशन होता अच्छा है। लगा है तो कमेंट जरूर करें। जी अप्रिशिएट करें जी अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, कोई चीज कमी रह गई हो तो वो भी बताएं, वो भी हम लोग उसको अगले सेशन में अच्छा करने की सोचेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर चैनल।